Let us discuss question number 1. Show that the line joining the origin to the point 2, 1, 1 is perpendicular to the line determined by the points 3, 5, -1 and 4, 3, -1. तो यहाँ पे एक लाइन की बात कर रहा है जिसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया है पॉइंट 2, 1, 1 से. तो यहाँ पे हम पहले ये लाइन बना लेते हैं. ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, 0 और ये पॉइंट के लिए बना लेते हैं 2, 1, 1. इनको ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन बनाई है और एक लाइन हमने डिटरमाइन करी है बाय द पॉइंट्स 3, 5, -1 एंड 4, 3, -1. तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देंगे ज्वाइन. हमें क्वेश्चन में शो करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है. 2D ज्योमेट्री में दैट इज स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में हम क्या करते थे, m1 m2 करते थे -1, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1. अब यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स नहीं करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं. किस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे हमें शो करना है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है. तो जो हम स्लोप की बात करते हैं 3D ज्योमेट्री में, उसका मतलब होता है डायरेक्शंस. डायरेक्शंस का मतलब होता है डायरेक्शन वेक्टर्स और डायरेक्शन रेशोस. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, एक इस डायरेक्शन में लाइन 1 और एक लाइन 2 की डायरेक्शन में, और उसको शो करेंगे कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है. तो यहाँ पे पहला वेक्टर डिफाइन करते हैं OP वेक्टर, इसको अगर वो बोल देता हूँ उसको P, और एक वेक्टर डिफाइन करते हैं AB वेक्टर. तो हम शो करेंगे कि OP वेक्टर अगर AB वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. तो अब हम पहले डिफाइन करते हैं OP वेक्टर. OP वेक्टर डिफाइन कैसे करेंगे, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप. तो यहाँ पे आएगा 2 - 0 i कैप, 1 - 0 j कैप और 1 - 0 k कैप. तो ये आ गया हमारा OP वेक्टर. ध्यान रखिए x2 यहाँ से आएगा, x1 यहाँ से आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसको करेंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि OP वेक्टर हम यहाँ पे लिख रहे हैं. तो ये आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे AB वेक्टर. AB वेक्टर डिफाइन करेंगे तो B में से सबट्रैक्ट करेंगे A के पॉइंट्स को. तो यहाँ पे आएगा 3 - 4 i कैप, 5 - 3 j कैप, -1 ऑफ -1 k कैप. इस तरीके से आएगा AB वेक्टर. तो ये आ जाएगा -i कैप प्लस 2 j k कैप और यहाँ पे आ जाएगा 0 k कैप. अब हमें शो करना है ये दोनों वेक्टर्स के आपस में परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, इन दोनों का अगर मैं लूंगा डॉट प्रोडक्ट, वो होगा 0 के बराबर होगा. तो ये हम यहाँ पे शो करेंगे. तो यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, पहले वेक्टर और सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है. अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आई की कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं और करते हैं ऐड. तो यहाँ आएगा -2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा 0, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है. आई डॉट जे लेंगे वो वैल्यू 0 आएगी, आई डॉट के भी 0 आएगा, इसलिए वो टर्म्स हम यहाँ पे नहीं लेते हैं. तो ये वैल्यू आएगी -2 + 2 + 0. तो ये वैल्यू आ जाएगी कैंसिल आउट होकर 0 के बराबर. वही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में शो करना था कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. इसी तरीके से हम शो करते हैं कोई भी दो लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है. अब इसमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप वेक्टर OP वेक्टर लिखिए और AB वेक्टर लिखिए, आप चाहिए तो PO वेक्टर भी लिख सकते हैं. बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट. इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो यहाँ -2i आएगा, -j आएगा, -k आएगा, क्योंकि इस केस में 0 - 2, 0 - 1, 0 - 1 इस तरीके से लिखना पड़ेगा. उससे फर्क नहीं पड़ता है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, किसी भी डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन करिए, या तो OP वेक्टर या PO वेक्टर या AB वेक्टर या BA वेक्टर. फिर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे. अगर आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब वो लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है. Let us discuss question number 2. If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है कि ये क्या है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 डायरेक्शंस हैं. तो जब डायरेक्शंस की बात करी जाती है लाइंस की, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे पहला वाला वेक्टर है जो फर्स्ट टर्म होती है उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, सेकंड जे कैप और थर्ड को के कैप से. तो एक लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, और जो दूसरी लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर है L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप. इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं. अब इनके बारे में कंडीशन गिवन है, वो दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता लगती है. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो टर्म्स लिखी होती है, एक लिखा होता है डायरेक्शन कोसाइंस लाइन से रिलेटेड या डायरेक्शन रेशोज. तो जब डायरेक्शन रेशोज लिखे होते हैं तब भी हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, उसके वेक्टर्स ही हैं. लेकिन जब डायरेक्शन कोसाइंस लिखा होता है तो उन वेक्टर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं. तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब ये वेक्टर्स भी हैं, कोसाइंस का मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोस मतलब सिर्फ वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं. तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आएगा √L1² + M1² + N1² = 1. तो यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन हमारी बनेगी L1 M1 N1 में L1² + M1² + N1² = 1. सिमिलर तरीके से ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इक्वेशन बनेगी L2² + M2² + N2² = 1. तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली. अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि ये दोनों लाइंस हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है. परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, इनकी जो भी डायरेक्शन वेक्टर है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा. तो डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे यहाँ पे तो आएगा प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ आएगा, तो L1 का L2 के साथ आएगा, जे का जे के साथ प्रोडक्ट M1 N2 के साथ आएगा, N1 का N2 के साथ आएगा. बाकी टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के ये सब 0 होता है. तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आएगी L1 N2 + M1 M2 + N1 N2. डॉट प्रोडक्ट को करेंगे = 0.
तो ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन पे गिवन है, तो जो पहली वाली लाइन उससे हम ये इन्फॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हैं। आगे हमें शो करना है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सपोज मैं उसकी डायरेक्शन को इस तरह से डिनोट करता हूँ, ये उसका वेक्टर है, इसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और ये इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ध्यान रखिए 3D ज्योमेट्री है, ये 2D ज्योमेट्री नहीं है। तो ऐसा केस पॉसिबल है, जैसे एक्स आई कैप होता है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जो जेड एक्सिस होती है वो एक्स और वाई एक्सिस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और एक्स और वाई भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। इसलिए क्या है, इस तरह से हम एक थर्ड लाइन बना सकते हैं जो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लाइन का वेक्टर फाइंड करना है। कैसा वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, बट उसमें क्या है, कोसाइन लिखा हुआ है, रेशो नहीं लिखा। कोसाइन का मतलब है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल लाइन निकालता हूँ। डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल लाइन का मतलब मैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड करता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो यूनिट वेक्टर हो, लेकिन ऐसा वेक्टर हो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक वेक्टर दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है तो उस वेक्टर को हम निकालते हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट से। जैसे ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और ये वाला वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इस वेक्टर को हम इवैल्यूएट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इस तरीके से इसको इवैल्यूएट किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि सपोज हम दो वेक्टर्स लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। तो जो दो वेक्टर्स होते हैं हमेशा एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। ध्यान रखिए दो लाइंस भी क्या होती है, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करती है, क्योंकि हमेशा हम एक ऐसा पीस ऑफ पेपर ले सकते हैं जिसमें वो दोनों के दोनों लाइंस लाई करेंगे। अब जब मैं बोलता हूँ एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इसके क्या है, नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन। तो ये वाला वेक्टर हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे लेते हैं, वो इस तरीके से आता है। तो राइट हैंड थंब रूल से इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। हम फिंगर्स को रोटेट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। और ये जो वेक्टर होता है, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो वेक्टर है ये क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये जो दोनों लाइंस है वो एक प्लेन में लाई करती हैं, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस या दीज टू वेक्टर्स। उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ये क्या होगा, उसका डायरेक्शन वेक्टर आएगा, ये डायरेक्शन रेशो आएगा। अब इसको डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं कि ये डायरेक्शन कोसाइन भी है नॉर्मल लाइन का, इसका मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन ही पूछा, डायरेक्शन रेशो नहीं पूछा। अब इसका मॉड्यूलस चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे वेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। वो प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो साइन 90 डिग्री आएगा, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, वो वैल्यू मैंने यहाँ नहीं लिखी। और ध्यान रखिए ये मैंने लिखा है क्रॉस, ये यहाँ पे क्रॉस नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मैं स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। और जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो तरीके से, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, इसका मॉड्यूलस। अब यहाँ पे इस पार्ट का मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ये वैल्यू तो पता ही हमें 1 के बराबर है, क्योंकि हमें गिवन था ये डायरेक्शन को साइन ही थे, मतलब ये यूनिट वेक्टर था। सिमिलर तरीके से ये भी क्या है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है, ये भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब ये वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है इसका मॉड भी क्या है 1। इसका मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इससे हमें क्या निकलेगा, डायरेक्शन को साइन ही निकलेगा, जो नॉर्मल लाइन है हमें करना है फाइंड। तो अब हमारा आंसर बस यही है कि हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने का तरीका होता है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप यहाँ लिखा जाता है। फिर पहले वेक्टर्स के आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट्स है उसको यहाँ लिखा जाता है। फिर सेकंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स को यहाँ लिखा जाता है। ध्यान रखिए पहला वेक्टर हमेशा यहाँ ऊपर आएगा, सेकंड वेक्टर यहाँ नीचे आएगा। वाइस वर्सा लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है कि पहले जो वेक्टर है उसी को यहाँ लिखना है, नहीं तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को अबाउट द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे, पहली टर्म आएगी यहाँ पे आई कैप से, तो आएगा m1 n2 माइनस m2 n1, यह आएगा मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड टर्म आएगी जे कैप से, तो उसमें क्या करेंगे, ये वाले और ये हाइड कर देंगे, तो आएगा L1 n2 माइनस L2 n1, इसका क्रॉस इस मल्टीप्लिकेशन आएगा। थर्ड टर्म आएगी के कैप से, तो उसमें हम ये वाली कॉलम नहीं लेंगे, ये वाला रो नहीं लेंगे, सिर्फ आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 m2 माइनस L2 m1। तो ये जो वेक्टर है ये क्या है, डायरेक्शन को साइन ऑफ नॉर्मल लाइन आया। और क्वेश्चन में नोटिस करेंगे यही हमें करना था फाइंड। नोटिस करिए यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट क्या है, m1 n2 माइनस m2 n1। जे कैप का क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस L1 n2, ये लिखा हुआ माइनस L1 n2, यहाँ लिखा हुआ, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस N1 L2, ये लिखा हुआ N1 L2, फिर थर्ड आ रहा है L1 m2 माइनस m2 L1। तो ये क्वेश्चन में फाइंड करना था, ये क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। एक दिया हुआ है a, b, c, दूसरा दिया हुआ है b माइनस c, c माइनस a और a माइनस b। तो जब हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं, इसका मतलब वो क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन में। तो यहाँ पे एक लाइन का वेक्टर दिया हुआ है हमें a आई कैप, b जे कैप और c के कैप। दूसरी लाइन का वेक्टर या उसकी डायरेक्शन दी हुई है या उसका स्लोप दिया हुआ है, सबका एक ही मतलब होता है, वो दिया हुआ है b माइनस सी आई कैप, c माइनस a जे कैप और a माइनस b के कैप। ये फर्स्ट होता है आई कैप होता है, दूसरा जे कैप होता है, थर्ड डायरेक्शन के कैप होती है। इस तरीके से डिनोट करते हैं। 2D ज्योमेट्री में हम इसको बोलते हैं स्लोप।
और यहाँ पे वेक्टर्स या 3D में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 भी होता है। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में फाइंड करना है एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट है क्या है वो हम देख लेते हैं। हमें इस एंगल की वैल्यू करनी है फाइंड। एंगल बिटवीन लाइंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पहली लाइन है। पहली लाइन में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने ये लाइन का एरो बनाया है और इस पर एक पॉइंट को डिनोट किया है, और ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, मतलब डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, उसको मैंने लिखा है b1 वेक्टर। एक और लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ, उस पर एक पॉइंट को डिनोट किया है, ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है, और उसका डायरेक्शन वेक्टर मैंने डिनोट किया है b2 वेक्टर से। अब जैसे हम 2D ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइंस में डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन लाइंस को, वैसे यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में भी सेम ही तरीका होता है। एंगल बिटवीन लाइंस 2 पॉसिबल है, एक होता है एक्यूट एंगल और एक पॉसिबल है ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान रखिए, ये वाला अगर एक्यूट है तो इसके सामने वाला एंगल भी सेम ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और इसके सामने वाला भी एंगल सेम ही होगा। तो एंगल बिटवीन लाइंस 2 ही पॉसिबल है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब एंगल बिटवीन लाइंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ द लाइंस। तो इन 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वही लाइंस के बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये डायरेक्शंस को ही डिनोट करता है लाइंस की। तो यहाँ पे अगर मैं b1 वेक्टर b2 वेक्टर को अलग बना लेता हूँ तो यहाँ पे भी वही ऑब्ट्यूज और वही एक्यूट एंगल आएगा जो लाइंस के बीच का एंगल है। इस तरीके से लाइन के बीच का एंगल को डिफाइन किया जाता है दैट एंगल बिटवीन लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ द लाइंस। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच में क्या करना है, एंगल्स को करना है फाइंड। तो उसमें अब हम यहाँ पे पहले एक्यूट एंगल करेंगे फाइंड। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा क्यों है आपका जब इसका आंसर आएगा तब आपको पता लगेगा। तो एक्यूट एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं बिटवीन 2 वेक्टर्स, उसको डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2 का होल मॉड। ऐसा क्यों है, देखिए b1 डॉट b2 को आप कैसे लिखेंगे, उसको लिखा जाता है मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड b1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड b2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ तो ये क्या लिखा हुआ है, b1 डॉट b2 लिखा हुआ है, मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा, उससे cos थीटा की वैल्यू निकाली जाती है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। अगर हमें 2 वेक्टर्स पता है तो इस तरीके से हम उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने डिफाइन कर ली। अब मैंने मॉड्यूलस क्यों लिया, क्योंकि मैं एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ तो cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, b1 डॉट b2 नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया ताकि से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए, ताकि cos थीटा पॉजिटिव आए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, हमेशा एक्यूट ही हमें मिले। तो इस तरीके से डिफाइन किया। अब b1 डॉट b2 की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, b1 हो गया एक वेक्टर, b2 हो गया सेकंड वेक्टर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे दिस डॉट दिस मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन में आएगा मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे न्यूमरेटर में तो टोटल 3 ही टर्म्स आएगी, वो आएगा आई कैप की टर्म का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ, जे कैप का मल्टीप्लिकेशन जे कैप के साथ और के कैप का मल्टीप्लिकेशन के कैप के साथ। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई का आएगा आई डॉट जे, आई डॉट के, आई डॉट जे आई डॉट के तो 0 हो जाएगा, आई डॉट आई ही 1 आएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर तरीके से सेकंड वाली टर्म का जब लेंगे सिर्फ जे के साथ डेट जे डॉट जे 1 आएगा, बाकी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस वी, बाकी टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ab माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस सी बी। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, ab से ab, ac से ac होगा और bc से bc कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही 0, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। इसका मतलब एंगल बिटवीन द लाइंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, विच इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, क्योंकि अगर यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री है तो ये रिमेनिंग एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए क्वेश्चन में देखिए एक्यूट और ऑब्ट्यूज कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगर क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछा होता तो हम एक्यूट एंगल ही करते हैं फाइंड। तो हम ये मॉड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर यहाँ से जो भी वैल्यू आती है, सपोज यहाँ 60 डिग्री आ जाती तो हम आंसर 2 लिख सकते थे कि एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल क्या है 180 माइनस 60 डिग्री, विच इज द ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप 2 आंसर्स मेंशन कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिन से पास करती है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट बना लेते हैं 0, 0, 0। अब इस पे कंडीशन दी हुई है कि ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसको हम ऐसे शो करेंगे कि जो लाइन की डायरेक्शन है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये हमने जनरल डायग्राम यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन करनी है फाइंड। तो हम इक्वेशंस और लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सारे कवर करेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन को हम 2 फॉर्म में लिखते हैं। पहली फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी गिवन पॉइंट होता है लाइन के ऊपर उसको पहले लिख लेते हैं एक वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारा क्या है, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है 1 2 3, 1 माइनस 2 3, इस तरीके से। तो वेक्टर ए को लिखना चाहे आई जे के की टर्म्स में तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आई कैप है, जे कैप और के कैप। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इस लाइन पे एक जनरल वेक्टर डिफाइन करते हैं, एक जनरल पॉइंट डिफाइन करते हैं। पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। वो जनरल पॉइंट लिखा जाता है 3D ज्योमेट्री में, या फिर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो एक जनरल पॉइंट हमने यहाँ डिफाइन किया, इसको चाहे तो आप यहाँ डिफाइन कर लीजिए, यहाँ डिफाइन कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल इक्वेशन आर वेक्टर की टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट आर वेक्टर है, ये जनरल पॉइंट है, ये कहीं पे भी लाइन पे लाई कर सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर करेगा जो भी इस लाइन के ऊपर होंगे। इसका मतलब ये उसकी इक्वेशन को डिफाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आर की कोई भी वैल्यू के लिए
वो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके वेक्टर्स को डिफाइन कर सकता है, हर पॉइंट को डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया आर वेक्टर, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फिर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं लाइन के ऊपर, हमेशा ऐसे करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, जो गिवन पॉइंट होता है लाइन पे उसको ज्वाइन करते हैं एक वो जो जनरल पॉइंट डिफाइन किया उससे, और यहाँ पे एक वेक्टर हम ये डिफाइन करते हैं, और फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये जो गिवन वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, जो भी हमें स्लोप दिया हुआ है या डायरेक्शन दी हुई है जिसके पैरेलल लाइन की कंडीशन दी हुई है। तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे आर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पे कुछ भी वेक्टर हो सकता है, यहाँ पे इस केस में दिया हुआ एक्स एक्सिस। तो कंडीशन अगर मैं मान लेता हूँ कि ये दिया हुआ है कि ये बी वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे आर माइनस ए, तो वो तो हो गया ये वाला वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर पैरेलल है, तो पहला वाला वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर क्वांटिटी। इस तरीके से वेक्टर्स के पैरेलल की कंडीशन को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में ये तो लिखने का तरीका हो गया, अब सारी वैल्यूज आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइट साइड में जाके ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसी तरीके से आपने देखा होगा एनसीईआरटी में इक्वेशन को लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, वो आएगी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और वेक्टर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, आई कैप है, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप ही होती है। या आप इसको तीन फॉर्म्स में लिखना चाहें आई जे और के में, तो लिखेंगे 1 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप, क्योंकि आई कैप इसकी डायरेक्शन है, बाकी टर्म्स तो 0 ही है, क्योंकि के कैप और जे कैप में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वेक्टर आ रहेगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 1 आई कैप 1 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब ये 0 0 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, लैम्डा टाइम्स आई कैप लिखा हुआ। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी इन वेक्टर फॉर्म। अब इसकी एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट आई कैप जे कैप और के कैप। उसका तरीका क्या होता है, जो वेक्टर आ रहा है उसको हम लेते हैं कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो यहाँ पे मैं एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप पुट करूंगा, या यहाँ पे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पुट करूंगा। फिर ये जो वेक्टर हमने डिफाइन किया आर माइनस ए, ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 0 आई कैप वाई माइनस 0 जे कैप और जेड माइनस 0 के कैप। ऐसे हम ये लेफ्ट साइड का वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ जो भी राइट साइड का वेक्टर है वो यहाँ पे क्या है, 1 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब इसका आई कैप का पार्ट इसके आई कैप के बराबर होगा, तो इक्वेट करेंगे तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू एक्स माइनस 0, लैम्डा की वैल्यू आएगी एक्स माइनस 0 डिवाइड बाय 1, इस 1 से डिवाइड कर दिया, नोटिस करिए एक्स माइनस 0 लैम्डा के बराबर ही यहाँ से आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो जे कैप का कंपोनेंट है यहाँ से और यहाँ से जो जे कैप का कंपोनेंट है उसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे वाई माइनस 0, यहाँ है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैं लैम्डा को इक्वेट कर रहा हूँ, आएगी वाई माइनस 0 डिवाइड बाय 0। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिए ये 0 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये लिखने का नोटेशन है, लिखने का तरीका, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 2 3 4 जिस तरीके से यहाँ पे जो भी वेक्टर दिया हो। अब इस केस में तो 0 जे कैप ही दिया हो। फिर थर्ड में इक्वेट करेंगे के कैप के कोफिशिएंट्स को, यहाँ है z माइनस 0, यहाँ है लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी z माइनस 0 डिवाइड बाय 0। इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन को डिफाइन करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस 0 बाय 1 y माइनस 0 बाय 0 z माइनस 0 बाय 0। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं इक्वेशन को, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं वेक्टर्स के x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये जनरल पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है x माइनस 0, तो ये आ गया न्यूमरेटर में। तो ये वाले पॉइंट्स है 0 0 0, ये वाला जो है ये पॉइंट है लाइन के ऊपर, और इसका जो x का डिफरेंस है अपॉन यहाँ पे जिसके ये पैरेलल है उसका जो x का डायरेक्शन है उससे डिवाइड करते हैं। फिर y का डिफरेंस, फिर y जिसके पैरेलल है डायरेक्शन उससे डिवाइड करते हैं। फिर z का डिफरेंस z माइनस 0 डिवाइड बाय यहाँ पे जो भी वैल्यू है जिसके पैरेलल है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरह से इक्वेशन दी होती है लाइन की, क्या पता लगता है, डिनोमिनेटर से पता लगता है उसकी डायरेक्शन क्या है, किसके वो पैरेलल लाइन, तो यह आएगा 1 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। ठीक है, और न्यूमरेटर से हमें पता लगता है यहाँ से वैल्यूज से कि उसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है। इस तरीके से हम वेक्टर की इक्वेशन को लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो जो कार्टेशियन फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म का एक्सटेंशन है, वेक्टर फॉर्म से ही हम क्या करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं। जनरल तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर आता है, डिनोमिनेटर में आता है आई कैप जे कैप और के कैप जिसकी डायरेक्शन में वो पैरेलल है लाइन। अब देखिए एक फॉर्म ऑफ लाइन और होती है जिसमें क्या करते हैं, लाइन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दे देते हैं। जैसे सपोज मैं उस पॉइंट को लिख लेता हूँ वेक्टर बी, आप चाहे तो उस पॉइंट को कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से मैंने लिख लिया। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ क्योंकि इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो होती है एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन के ऊपर उसकी डायरेक्शन दी हुई है, दूसरा होता है दो पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के ऊपर, उस केस में इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो उसमें एक वेक्टर तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं आर माइनस से, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर हम डिफाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट से, दूसरा वेक्टर क्या होगा ए माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये सेम ही लाइन के, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। इस तरीके से लाइन की इक्वेशन को लिखा जाता है जब लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लाई करते हैं। एक जनरल वेक्टर बनाइए, अब जनरल वेक्टर में आर और बी को लेकर भी बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ आर माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी एक वेक्टर हो गया, दो पॉइंट्स का डिफरेंस, ये एक वेक्टर हो गया जनरल वेक्टर को, इसके पैरेलल कर देंगे लैम्डा टाइम्स से हम इस तरह से कंडीशंस को लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो 2D ज्योमेट्री में भी कुछ कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखिए कैसे 2D ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, अगर आपको पता होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, ध्यान रखिए वेक्टर में जो डायरेक्शन होती है 2D ज्योमेट्री में उसको हम स्लोप बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने पॉइंट दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शन दी है, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन मतलब स्लोप दिया हुआ है। तो 2D ज्योमेट्री में हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पॉइंट लेते हैं x, y, यहाँ लेते हैं x1 y1, तो लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1,
वो क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन की ही होता है, और यहाँ पे जो स्लोप दिया है उससे इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं, तो हम वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब स्लोप ही होता है, डायरेक्शन ही होता है लाइन का, और उसको हम क्या कर देंगे, इस वेक्टर के पैरेलल इक्वेट कर देंगे, दैट इज लैम्डा टाइम्स। इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को समझ सकते हैं, 2D ज्योमेट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। और 2D ज्योमेट्री में 2 पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 2 पॉइंट से तो हम निकालते हैं स्लोप, वही हमने यही निकाला स्लोप। फिर हम लिखते हैं जनरल स्लोप ऑफ द लाइन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और स्लोप्स को इक्वेट करते हैं। वेक्टर्स को कैसे इक्वेट किया जाता है, पैरेलल, लैम्डा टाइम्स में। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स a b c एंड d b, तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो वो a को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पॉइंट b को, थर्ड पॉइंट c को, फोर्थ पॉइंट d को। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस a b एंड c d। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो पॉइंट ए गिवन है 1, 2, 3, पॉइंट बी गिवन है 4, 5, 7, पॉइंट सी गिवन है -4, 3 एंड -6, पॉइंट डी गिवन है 2, 9, 2। तो ये चारों पॉइंट्स बना लिए। हमें क्या करना है, दो लाइंस बनानी है, एक लाइन बनानी है ए बी और एक लाइन बनानी है सी डी। तो ए बी लाइन बनाते हैं ए से बी को ज्वाइन करके, फिर सी डी लाइन बनाते हैं यहाँ पे सी से डी को ज्वाइन करके, और हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो मैं क्या करता हूँ, इनके बीच का एंगल मान लेता हूँ थीटा के बराबर। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 4। तो एंगल बिटवीन लाइन्स को कैसे डिफाइन किया जाता है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ जिसका वेक्टर मैंने उसकी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया है b1 वेक्टर, एक लाइन और बना लेता हूँ जिसकी वेक्टर की डायरेक्शन को से रिप्रेजेंट किया है b2 वेक्टर। सो b1 एंड b2 आर देयर डायरेक्शन रेशियोज। तो एंगल बिटवीन लाइंस थीटा एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, दैट इज सिमिलर टू द एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस, दैट इज बिटवीन वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2। इनके बीच में भी सेम ही एंगल होगा, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस निकालने के लिए दो वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। एक वेक्टर डिफाइन करेंगे हम इन दोनों पॉइंट्स ए और बी से, उसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। एक वेक्टर डिफाइन करेंगे हम सी और डी पॉइंट से, उसको बोलेंगे हम सी डी वेक्टर। तो यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो इन वेक्टर्स के बीच का भी सेम ही एंगल वहाँ पे होगा थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा को कैसे वैल्यूएट करेंगे, थीटा अब दो हो सकते हैं, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे क्या पता है एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम एक्यूट एंगल को निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है ए बी डॉट सी डी, बेसिकली b1 डॉट b2 जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, डिवीजन में मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर एंड मॉड्यूलस ऑफ सी डी वेक्टर। इस पूरे के आगे मॉड्यूलस, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तभी थीटा क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर को पहले कर लेते हैं डिफाइन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर डिफाइन किया जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1 आई कैप, 5 माइनस 2 जे कैप, 7 माइनस 3 के कैप। ये आ जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आएगी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब डिफाइन करेंगे सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लेंगे डी माइनस सी का, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 4 आई कैप, 9 माइनस 3 जे कैप, 2 माइनस ऑफ माइनस 6 के कैप। तो ये आएगा सी डी वेक्टर। तो ये वैल्यू आएगी 2 प्लस 4 6, ये भी वैल्यू 6 आएगी, ये 2 प्लस 6 आएगा 8। तो सी डी वेक्टर आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो हमने ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर निकाल लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो उससे मेरा कॉस थीटा में एक्सप्रेशन आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए बी डॉट सी डी, डिवीजन में आएगा मॉड ए बी मॉड सी डी। अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आएगा, तो उसमें आई कैप की टर्म आई कैप से मल्टीप्लाई होगी, जे कैप की टर्म जे कैप से, के कैप की टर्म के कैप से, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, और आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर होती है, क्योंकि बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी 18, और ये आएगा 18, और ये आएगा 32, और डिवीजन में आएगा इसका मॉड्यूलस, आएगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का एडिशन, या आएगा अंडर रूट में 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का एडिशन। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमरेटर का पार्ट आएगा 68, यह आएगा अंडर रूट में 34, यह आएगा 136। तो नोटिस करिए 34 और 68, इसमें क्या उसका ट्वाइस होता है। अब आप यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 टाइम्स 68। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए अभी क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 68 आ जाएगा, ये ऊपर 68 है, तो यहाँ पे जब कैंसिल आउट करेंगे न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ 68। फिर यहाँ पे नोटिस करिए 34 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 68 ही आएगा। तो इस अंडर रूट में 68 का स्क्वायर है, तो बेसिकली 68 ही लिखा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहें तो 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्यूट एंगल फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं, थीटा 0 है या 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये वाली लाइन ए बी और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है। वो हम यहाँ पे ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर को देख के भी आइडिया लगा सकते थे कि अगर ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ए बी वैक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वैक्टर होगा ही होगा। तो इस तरीके से भी हम नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी। तो इसका क्या है, सम मल्टीप्लिकेशन जो है सी डी वैक्टर है, या इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे ए बी वैक्टर मिलेगा। तो इसका सम रियल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा ए बी वैक्टर है। उसको ऐसे भी पहचान सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, या कोफिशिएंट्स का रेशो ले सकते हैं। कौन से, आई कैप जे कैप और के कैप का। तो आई कैप की वैल्यू है 3, यहाँ है 6, तो 3/6 लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे 3/6 जे कैप का रेशो, फिर यहाँ पे लेंगे 4/8 के कैप का रेशो। ये तीनों रेशोज क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। उस केस में क्या होते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल की कंडीशन हम इन दो तरीके से करते हैं अप्लाई। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। इफ द लाइंस, एक लाइन की इक्वेशन ये है एंड एक लाइन की इक्वेशन ये है, आर परपेंडिकुलर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन को डिस्कस कर लेता हूँ कि किस किस फॉर्म से डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन करना पड़ेगा, इनके वेक्टर्स को डिफाइन करना पड़ेगा और उन वेक्टर्स पे कंडीशन लगाएंगे कि वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ लाइन को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइन को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर लाइन पे एक पॉइंट पता है हमें, जिसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर ए, और इस पे एक जनरल पॉइंट कंसिडर करता हूँ आर वेक्टर। पहले मैं लिख लेता हूँ इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है वेक्टर बी से, मतलब इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको भी दिखा गया है, इसी को बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेते हैं जिसको लिखते हैं आर वेक्टर, और हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट आर को ज्वाइन करके अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, दैट इज डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे आर माइनस ए वेक्टर, ध्यान रखिए ये पॉइंट्स हैं और ये है वेक्टर, तो यहाँ पे इससे हम वेक्टर बनाएंगे इन पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखा जाता है। अब इसको ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन लिखने में क्या करते हैं हम, जो पॉइंट ए होता है उसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं सपोज x1 y1 z1, तो हम कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन को। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 z1, आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट मानेंगे हम x y z, और यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको हम मान लेंगे अल्फा ए कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप। इस तरीके से उसको हमने लिख लिया। अब हम आर माइनस ए वेक्टर लिखेंगे, वो क्या आएगा, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप। इस तरीके से लेफ्ट साइड को लिख लिया, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, अल्फा ए कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इक्वेट करेंगे इस वेक्टर के, और उससे बनाएंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके आई कैप के पार्ट को इक्वेट कर सकते हो आप। तो x माइनस x1 को इक्वेट कर सकता हूँ लैम्डा टाइम्स अल्फा से, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू में निकालूंगा तो आएगी x माइनस x1 बाय अल्फा। फिर यहाँ से जे कैप के पार्ट को इक्वेट करूंगा तो आएगा y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को फिर मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1 बाय बीटा। सिमिलर तरीके से के कैप के पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आएगा z माइनस z1 बाय गामा इक्वल टू लैम्डा। तो ये वाली जो इक्वेशन बनती है x माइनस x1 बाय अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 बाय बीटा इक्वल टू z माइनस z1 बाय गामा, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये है वेक्टर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इसी तरीके से कुछ इक्वेशन यहाँ पे दोनों गिवन है। अब यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं कि डायरेक्शन कहाँ से आती है, डायरेक्शन क्या है, वेक्टर अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये यहाँ से आते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट्स। तो यहाँ से हम पॉइंट्स दे सकते हैं, क्या आएंगे 1 2 3, तो लाइन के ऊपर पॉइंट है और उसकी डायरेक्शन यहाँ से डिनोमिनेटर से आएगी। 1 1 6 यहाँ पॉइंट है, डायरेक्शन यहाँ से आएगी। अब ध्यान आपको ये रखना है कि सपोज यहाँ x+1 लिखा होता तो इसको लिखते हैं x माइनस ऑफ -1, तभी x1 आता वहाँ से, वो क्या आ जाता है उस केस में -1 आता, +1 नहीं आता। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यही वैल्यू आएगी। आसान तरीका होता है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, उससे जो भी x y z आते हैं वही क्या होते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो जैसे इसको जीरो करोगे तो x1 आएगा, इसको जीरो करोगे y1 आएगा, इसको जीरो करोगे z1 आएगा। x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन। और यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब देखिए मैं इनको डिफाइन करता हूँ डायरेक्शन रेशियोज को। तो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। आपको बस ये ध्यान रखना है डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन करते वक्त कि यहाँ पे x y और z इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, +1 होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। अगर सपोज यहाँ पे 2 माइनस y लिखा होता तो मैं क्या करता यहाँ पे y माइनस 2 में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो ये -2 क्या हो जाता, तो उस केस में ये वैल्यू चेंज हो जाती। आपको यही ध्यान रखना है, तीनों के कोफिशिएंट्स +1 होने चाहिए। सपोज यहाँ पे 2x माइनस 1 होता तो मैं क्या करता, पहले 2 कॉमन लेता, इसको लिखता x माइनस हाफ, फिर जो 2 आता उसको डिनोमिनेटर में लेके जाता तो होता -3/2। तो अब जो आती डायरेक्शन वो -3/2 से आती। ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है, इसी में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो ट्रिकी बनाया जाता है इसी तरीके से जाता है कि हम क्या करते हैं, x y z के कोफिशिएंट्स +1 नहीं देते हैं क्वेश्चन में, फिर उसको इसमें क्वेश्चन में बना देते हैं कंडीशन अप्लाई करिए परपेंडिकुलर की। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, और उससे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यही क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वेक्टर होगा -3 आई कैप, 2 के जे कैप और 2 के कैप। x के नीचे वाला आई कैप है, y के नीचे वाला जे कैप है, z के नीचे वाला के कैप है। इसकी डायरेक्शन वेक्टर को मैं लिख देता हूँ b2 वेक्टर, तो वो यहाँ पे है 3 के आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 5 के कैप। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे एम्फेसिस दीजिए, इसको ध्यान रखिए, x y z के कोफिशिएंट्स +1 होने ही चाहिए, तभी डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन को। अब कंडीशन अप्लाई करनी है कि एंगल बिटवीन लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे डिफाइन करते हैं, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स b1 एंड b2 ऑफ दीज टू लाइंस, उनके बीच का जो भी एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज वो उनके वेक्टर्स के बीच का भी एंगल होगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन लाइंस। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस अगर मैं थीटा लिख देता हूँ तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर उसकी डायरेक्शन है, तो उसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, उसका लगाएंगे मॉड्यूलस, वो रिप्रेजेंट करता है एक्यूट एंगल को। क्वेश्चन में एंगल बिटवीन लाइंस दिया हुआ है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कंडीशन पता है हमें, इससे हमें k की वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमें एंगल बिटवीन लाइंस निकालना था, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम 90 डिग्री, तो आएगा cos 90, cos 90 होता है 0। फिर यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, b1 डॉट b2 आएगा 0 के बराबर। इससे भी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है वही लाइंस के बीच का एंगल है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर भी होगा। तो ये भी हम डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी,
फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें आई की वैल्यू आई से मल्टीप्लाई होगी, के की वैल्यू के, जे की वैल्यू जे से मल्टीप्लाई होगी और के की वैल्यू के से मल्टीप्लाई होगी। तो आएगा -9k + 2k - 10 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन आएगी -7k - 10 = 0। के की वैल्यू आ जाएगी -10/7 और क्वेश्चन में ये पूछा गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, तो के की ए की वैल्यू आ रही है -10/7। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 = 0। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लेन की इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को पहले हम डिस्कस करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से दी हुई होती है और यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दी हुई होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसकी इक्वेशन को देख के हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती है, वो मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जब इस तरीके से लिखी होती है तो उसमें ऐसा लिखा होता है आर वेक्टर डॉट सम वेक्टर और यहाँ पे लिखा होता है सम कांस्टेंट वैल्यू। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम इक्वल टू के राइट साइड में ले जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हमेशा बनाते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आ जाएगा +9। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय -1 आई कैप -2j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू +9। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू को पॉजिटिव क्यों बनाया। ये चीज़ यहाँ पे समझनी जरूरी है कि जब आप ये कॉन्स्टेंट को पॉजिटिव बना लेते हैं तो आर डॉट ये जो यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। इस तरीके से नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन को डिफाइन किया जाता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम ऐसे लिखते हैं आर डॉट एन इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट डी। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन इक्वल टू डी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होती है एक और इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसी फॉर्म को चेंज किया जाता है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स मॉड ऑफ एन वेक्टर से कर लेते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आर डॉट एन वेक्टर बाय मॉड ऑफ एन वेक्टर, ये हो गया एन कैप दैट इज यूनिट वेक्टर। और इसको ये जो वैल्यू है डी बाय मॉड ऑफ एन वेक्टर इसको हम लिख लेते हैं पी, क्योंकि मॉड एन भी कांस्टेंट होगा, डी तो यहाँ पे यही कांस्टेंट, तो इसको हमने लिख लिया पी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द प्लेन। और इसमें ये जो वैल्यू पी आती है ना, इसको पी क्यू आर आपकी जो इच्छा पड़े वो लिख लीजिए, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब ध्यान रखिए डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस वैल्यू को हमने इसलिए पॉजिटिव बनाया क्योंकि मॉड एन तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाया। तो इस तरीके से जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है तो यहाँ जो ये वेक्टर आता है आर के साथ जिसका डॉट प्रोडक्ट लिया है उसको हम नॉर्मल वेक्टर से करते हैं डिफाइन। अब ध्यान रखिए क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा डिटेल में कभी यूज़ नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में अलग से कभी नहीं पूछा जाता कि नॉर्मल वेक्टर क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल वेक्टर, दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल वेक्टर, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दिस व्हेन यू मेक दिस कांस्टेंट पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ आर का जिसके साथ डॉट आता है उसी को हम नॉर्मल वेक्टर से करते हैं डिफाइन। नहीं तो जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन प्लेन है या डिस्टेंस फॉर्म ऑफ प्लेन है उसको हम यहाँ पे फिर नहीं तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी जरूरी है। तो ये हमने नॉर्मल वेक्टर डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म बना रहा हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म जब लिखते हैं तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप नहीं होते हैं, उसमें पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स वाई और जेड के टर्म्स में होती है। अब आर वेक्टर तो एक जनरल वेक्टर है, इसको ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा इसके साथ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखिए आई कैप की टर्म का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, जे कैप की टर्म का जे कैप के साथ और के कैप की टर्म का के कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है। तो ये वैल्यू आएगी माइनस एक्स आई कैप, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स आएगा, यह आएगा -2y, यह आएगा 5z और ये वैल्यू है 9 के बराबर। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर के जो हैं आई कैप जे कैप और के कैप की वैल्यूज को सिग्निफाई करता है। तो जब इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे दी हुई होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो अगर मैं डी को पॉजिटिव बना लूँ और यहाँ पे ए बी सी जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन में एक्स वाई जेड की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई होती है। तो एक्स वाई जेड के सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाइए और चार राइट साइड में जो कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव बना लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उससे नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन मिल जाता है। और अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है तो उसमें भी यही चीज़ करनी है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन मिल जाता है। और डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन क्या है, ये जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है 9, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, मॉड ऑफ ये जो नॉर्मल वेक्टर आया है उससे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे मॉड ऑफ एन से, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन हमें मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने क्या है एक प्लेन डिफाइन किया है यहाँ पे जिसका नॉर्मल वेक्टर हमें पता है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये प्लेन की इक्वेशन बना ली, प्लेन का डायग्राम है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसको मैं इस तरह से हमेशा करता हूँ ड्रॉ। तो यहाँ पे मैंने उसके एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यूज यहाँ लिख ली है, उसको एन वेक्टर से मैंने किया है यहाँ पे डिनोट। अब हमें क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट 1, 2, 3 से पास करती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से जो प्लेन के अंदर अगर मैं कोई भी वेक्टर लेता हूँ उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और वो किससे पास करेगी, 1, 2, 3 से पास करेगी। अब लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, लाइन नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल होगी, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर भी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है।
तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इससे हमें डायरेक्शन ऑफ लाइन पता लग जाती है कि वो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में है। और पास कर रही है पॉइंट 1,2,3, तो ये हमने यहाँ पे इस पे पॉइंट बना लिया। पॉइंट आप कहीं पे बनाइए, तो सिर्फ एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब क्वेश्चन में निकालनी है हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी इन वेक्टर फॉर्म। मैं आपको दोनों फॉर्म में लिखना बताऊंगा, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हम क्या करते हैं उसके लिए, लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट अज्यूम करते हैं जिसको लिखते हैं हम आर वेक्टर, और यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है इसको लिख लेते हैं वेक्टर ए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखेंगे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। हम एक जनरल वेक्टर बनाएंगे डायरेक्शन में ऑफ द लाइन, तो क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये पॉइंट पता है, ये जनरल पॉइंट अज्यूम क्या है, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है ये पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द लाइन है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो आर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर है। तो ये आगे हमारे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे पॉइंट्स तो हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस 2j के कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेक्टर ए की, यहाँ पे आ जाएगी लेफ्ट साइड का पार आर वेक्टर माइनस 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान रखिए यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू होती है स्केलर वैल्यू है, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर वेक्टर और वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो या तो डॉट लेना पड़ेगा या क्रॉस। सिंपली हम डायरेक्ट दो वेक्टर्स को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एन वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो हमें पता ही है, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इसको और लिखने की जरूरत है, सिंप्लीफाई करना है तो इसको राइट साइड में ले जाइए और यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा, दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस इक्वल टू आर वेक्टर। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। स्केलर यहाँ पे सॉरी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन में कैसे लिखते हैं हम, आर वेक्टर को रिप्लेस करते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि जनरल पॉइंट ऑन द लाइन हम ऐसे ले सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या करेंगे, आई को आई से सब्ट्रैक्ट, जे को जे से सब्ट्रैक्ट, के को के से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 जेड माइनस 3 आएगा यहाँ पे आई जे के इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर्स को इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो आई कैप को आई कैप से इक्वेट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। जे कैप को जे कैप से इक्वेट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। के कैप को के कैप से इक्वेट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख के कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्स का डिफरेंस लेते हैं, जो हमने यहाँ वेक्टर बनाया इसको पैरेलल करना है ना, तो पहले वाले वेक्टर का जो यहाँ पे लिखा आर माइनस है उसका हम एक्स का डिफरेंस लेंगे, एक्स माइनस 1 हो गया उसका आई कैप की वैल्यू, उसको इसके आई कैप से करेंगे डिवाइड, तो एक्स माइनस 1 बाय माइनस 1। फिर यहाँ पे वाई का डिफरेंस लेंगे, वाई माइनस 2 हो गई इसकी जे कैप की वैल्यू, उसको उसके जे कैप से डिवाइड करेंगे अपॉन माइनस 2, और जेड माइनस 3 इसको इसके के कैप से डिवाइड करेंगे अपॉन 5। इस तरीके से हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट अगर +1 है तो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द लाइन को। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b, c एंड पैरेलल टू द प्लेन। ये हमें प्लेन की इक्वेशन पता है, तो हमें यहाँ पे एक प्लेन की इक्वेशन पता है, इसको हम बोल देते हैं प्लेन 1। इसका डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं। हमें क्या करना है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो a, b, c से पास करती है और प्लेन 1 के पैरेलल है। तो उस प्लेन को हम बोल देते हैं प्लेन नंबर 2। इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस पे पॉइंट पता है a, b, c। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कंडीशन क्या होती है कि अगर दो प्लेन्स आपस में पैरेलल होते हैं, तो प्लेन्स अगर पैरेलल होते हैं इसका मतलब उनका नॉर्मल वेक्टर सेम होता है, ये कंडीशन होती है। क्योंकि प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा, और प्लेन्स के बीच के एंगल को डिफाइन किया जाता है एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स। तो अगर प्लेन्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसका मतलब दोनों के नॉर्मल्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अगर प्लेन्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जो ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लेन के बीच के एंगल्स को डिफाइन किया जाता है सेम एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द प्लेन। और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना आपको अपने आप आता ही है, उसके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले इस एक्सरसाइज में डिस्कस की। हमें क्या करना है, प्लेन 2 की इक्वेशन करनी है फाइंड, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन डिफाइन करते हैं। वो हमें पता है कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 में r डॉट n, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये n वेक्टर ही होता है। तो n वेक्टर का आई कैप है 1, जे कैप है 1, के कैप है 1, तो ये आएगा 1, 1, 1। तो इसका भी नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरीके से प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर हमने कर लिया डिफाइन। अब हमें क्या पता है, एक प्लेन जो है प्लेन नंबर 2, उस पर एक पॉइंट पता है, उसका नॉर्मल वेक्टर पता है, और हमें लिखनी है उसकी इक्वेशन। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अब ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चेंज हो गया। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे इक्वेशन ऑफ लाइन जिसपे हमें एक पॉइंट पता है और उसकी डायरेक्शन वेक्टर पता है। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है जिसपे पॉइंट पता है और उसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन पता है। तो लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें हम करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे प्लेन 2 पे, जनरल पॉइंट, इसको लिखेंगे आर वेक्टर। उसको गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उसको मान लेते हैं वेक्टर ए, और उससे हम बनाएंगे एक सिंगल वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। नोटिस किया होगा तो लाइन की इक्वेशन लिखते वक्त भी हमने यही वेक्टर जनरेट किया था। तो एक जनरल वेक्टर हमने यहाँ पे बना लिया ऑन द प्लेन। अब लाइन में कंडीशन लगाते थे कि ये जो वेक्टर होता है ये पैरेलल होता था डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। अब देखिए प्लेन की डायरेक्शन में तो कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता है, नॉर्मल वेक्टर। अब ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन में अगर मैं कोई भी वेक्टर लूंगा ये उसके क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो वेक्टर बनाया मैंने आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस ये परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के। तो प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है, जो जनरल वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0।
इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं अगर पॉइंट हमें प्लेन पे पता है और नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन हमें पता है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। अब हमें क्या करनी है, सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू पता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए वेक्टर की वैल्यू पता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय वन, b मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस c मल्टीप्लाइड बाय वन। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। तो ये आ गया हमारे प्लेन टू की इक्वेशन r डॉट वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस वन के कैप इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब ये जो क्वेश्चन है हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए हमें पता है कि ये वाला जो प्लेन टू है ये प्लेन वन के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन में अगर हम नोटिस करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है प्लेन वन के एक्जैक्टली सेम है। देखिए एग्जाम सेम टू सेम होना भी चाहिए क्योंकि आर वेक्टर तो क्या है, जनरल वेक्टर है और ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर दोनों का सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट टर्म का। तो इसको मैं स्टार्ट करने के समय ऐसे भी सॉल्व कर सकता था कि मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन टू ऐसे ले लेता, आर डॉट ये जो नॉर्मल वेक्टर लिखा हुआ है इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू मान लेता मैं डी, और डी की वैल्यू फिर मैं इवैल्यूएट कर लेता फ्रॉम द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी लाइज इन दिस प्लेन। इस प्लेन में लाई करेगा मतलब आर वेक्टर की जगह मैं ये पॉइंट सेटिस्फाई करा सकता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, क्योंकि ये क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पॉइंट इस प्लेन के अंदर अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है तो हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसे हम स्ट्रेट लाइन्स या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करते हैं। अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो पॉइंट हम सेटिस्फाई करा देते हैं इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, फिर यहाँ पे हम लेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट, तो हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी ए मल्टीप्लाइड बाय वन, बी मल्टीप्लाइड बाय वन, सी मल्टीप्लाइड बाय वन। डी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। और अगर आप नोटिस करेंगे हमने डी की वैल्यू यही इवैल्यूएट करी थी पहले भी, जब हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन को इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख के स्टार्ट किया था क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्लेन टू की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आर वेक्टर है इसको लिखूंगा यहाँ पे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि जनरल पॉइंट हम किसी भी प्लेन में इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा वन आई कैप वन जे कैप वन के कैप के साथ, तो मुझे वैल्यू मिलेगी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन, वाई मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय वन, और राइट साइड में तो वैल्यू हमने निकाली थी ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें वेक्टर्स नहीं होते, आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता। और ये जो फॉर्म हमने लिखी थी आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, ये जो वैल्यू यहाँ पे आई थी इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस तरीके से भी हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं। अब कार्टेशियन फॉर्म और कैसे लिख सकते हैं, अगर सपोज स्टार्टिंग में ही प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई होती, देखिए कैसे, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ प्लेन इस तरीके से नहीं देके कार्टेशियन फॉर्म में दी होती, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दी हुई होती, अगर मैं यहाँ पे आर वेक्टर की जगह लिख दूँ एक्स आई कैप आई के जे कैप प्लस जेड के कैप, ये जनरल पॉइंट हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, ये टू के बराबर है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन वन को रिप्रेजेंट करेगा इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन, वाई मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय वन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे भी दी हो सकती है वन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन जेड इक्वल टू टू, या क्वेश्चन में दिया हो सकता है जो प्लेन वन की इक्वेशन है वो दे देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, वन वन वन, और वो क्या है, प्लेन वन के नॉर्मल वेक्टर भी हैं। और हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल वेक्टर सेम होंगे। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं वन वन वन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन टू को मैं डायरेक्टली प्लेन वन की इक्वेशन से कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम ही आएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वेक्टर पार्ट में, उसमें क्या था, ये वाला पार्ट एक्जैक्टली सेम ही था। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन जेड इक्वल टू डी। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या बताते हैं, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। तो ये प्लेन टू की इक्वेशन लिख सकता हूँ, और डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई करके कि पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट से प्लेन पास करता है। तो एक्स की जगह ए सब्सटीट्यूट कर देंगे, वाई की जगह बी, जेड की जगह सी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए जो वैल्यू ऑफ डी आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी आएगी। फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन टू मिल जाएगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टार्टिंग में वेक्टर फॉर्म में भी दी हो सकती है या फिर इस फॉर्म में दी हो सकती है कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर आपको उसकी पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो एक्सेप्ट द कांस्टेंट टर्म, जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम रहेगा पैरेलल प्लेन की इक्वेशन में। फिर यहाँ पे डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उस प्लेन में लाई करेगा, सेटिस्फाई करके आप डी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आपको पैरेलल प्लेन की इक्वेशन अपने आप मिल जाएगी। Find the coordinates of the point where the line through 5, 1, 6 and 3, 4, 1 crosses the YZ plane। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा ये कॉन्सेप्ट कि हमें किसी भी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है किसी एक गिवन प्लेन के साथ, तो वो हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करना बताता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसकी इक्वेशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। दोज आर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा आपके साथ एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन, कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन को हमें कैसे लिखा जाता है। तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इक्वल टू जीरो। मैं तीनों प्लेन्स की क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट प्लेन्स की, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी प्लेन्स में बनाया जा सकता है। यहाँ वाई जेड है, वहाँ पे एक्स वाई भी हो सकता है और एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन को लिखा जाता है z इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन कैसे है ये मैं आपके साथ डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए किसी भी प्लेन की इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट ऑन द प्लेन और एक नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, जिससे हम किसी भी प्लेन की इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी इक्वेशन z इक्वल टू जीरो कैसे। तो एक्स वाई प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो z एक्सिस है या ये जो वेक्टर है ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू एक्स वाई प्लेन है। और z एक्सिस या फिर z एक्सिस की डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं k कैप।
ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल वेक्टर ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको x और y और z की टर्म्स में वेक्टर में कैसे लिखेंगे के कैप को, उसको हम लिखेंगे 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप। तो ये बेसिकली क्या है, मैंने k कैप ही लिखा है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 0, 1। ये क्या है, वेक्टर है 0 i कैप 0 j कैप और 1 k कैप। ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अब हमें पता है किसी भी प्लेन की इक्वेशन को लिखना है, अगर मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर पता है तो कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी। वहाँ पे जो a b और c जो x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर के ही वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम a की जगह पुट करेंगे 0, b की जगह पुट करेंगे 0, c की जगह पुट करेंगे 1, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी। तो यहाँ से हमें xy प्लेन की इक्वेशन मिल रही है z इक्वल टू डी। ये तो हमने नॉर्मल वेक्टर का यूज कर लिया प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को करेंगे वैल्यूड। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये जो प्लेन है xy प्लेन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिख ही रहा है। वो प्लेन पॉइंट क्या है, 0, 0, 0। तो देखिए एक पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, तो प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। नॉर्मल वेक्टर से तो इतना पार्ट लिखा, डी की वैल्यू निकालेंगे ये पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करके, क्योंकि ये प्लेन इस 0, 0, 0 से पास करता है, मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 डी आ गया 0। अब ये वैल्यू जो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी, देखिए ये पार्ट तो है 0, ये है z और डी की वैल्यू है 0। तो यहाँ से इक्वेशन वही आ रही है z इक्वल टू 0। यही होती है XY प्लेन की इक्वेशन। इसको ध्यान में कैसे रखता हूँ कि XY प्लेन में अगर मैं कोई भी पॉइंट देखूंगा उसका z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 ही होता है। वही क्या होती है, XY प्लेन की इक्वेशन होती है। सिमिलर टाइप से आप बाकी दो प्लेन्स की इक्वेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेन में यहाँ लेता हूँ YZ प्लेन। YZ प्लेन की इक्वेशन को अगर हमें डायरेक्ट लिखना है तो उसका तरीका क्या है, हमें पता है हमें लिखना होता है जो कोऑर्डिनेट वहाँ पे 0 होता है। अगर YZ प्लेन में देखेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो YZ प्लेन की इक्वेशन x इक्वल टू 0 आनी चाहिए। नॉर्मल वेक्टर की टर्म्स में डिफाइन करेंगे और पॉइंट की टर्म्स में, तो नॉर्मल वेक्टर इसका यहाँ पे क्या होगा, x एक्सिस की डायरेक्शन। x एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, i कैप। तो यहाँ पे हम इसका नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं i कैप या फिर 1 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप। तो XY प्लेन की इक्वेशन हम फिर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सॉरी XY प्लेन नहीं सॉरी YZ प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 1 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स y प्लस 0 टाइम्स z इक्वल टू डी। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि इस प्लेन में 0, 0, 0 लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे। फिर यहाँ से डी की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो वो भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू 0 ही आएगी, जो हमने यहाँ पे इवैल्यूएट करी। तो ये आ गई प्लेन YZ की इक्वेशन। अब जैसे हमने यहाँ पे XY प्लेन और YZ प्लेन की इक्वेशन को डिफाइन किया, वैसे हम यहाँ पे XZ प्लेन की इक्वेशन को भी कर सकते हैं डिफाइन। XZ प्लेन की इक्वेशन को डिफाइन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, y इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने वही बताया जो कोऑर्डिनेट 0 होता है वो इसकी प्लेन की इक्वेशन होती है, दैट इज इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब नॉर्मल वेक्टर की टर्म्स में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इसकी y डायरेक्शन होगी, दैट इज j कैप। तो नॉर्मल वेक्टर आएगा 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, और पॉइंट हमें पता है 0, 0, 0। तो सिमिलर तरीके से जैसे हमने पहले किया 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू डी, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, डी की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 0। ये हो गई यहाँ पे फिर XZ प्लेन की इक्वेशन। तो ये 3 प्लेन्स हैं, इनकी इक्वेशंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं डिफाइन। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एक लाइन दी हुई है जो किसको कट कर रही है, YZ प्लेन को कट कर रही है। तो हम यहाँ YZ प्लेन की इक्वेशन का यूज करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे कोई भी इक्वेशन हो सकती है प्लेन की। अब हम डिस्कस करेंगे लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम किसी प्लेन के साथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब लाइन के बारे में कंडीशन दी हुई है, लाइन जो है कहाँ पे कट कर रही है, YZ प्लेन पे कहीं ना कहीं कट करेगी। तो मैंने एक लाइन बना ली इस तरीके से जो YZ प्लेन में कहीं ना कहीं कट करेगी। अब जहाँ पे भी ये लाइन YZ प्लेन को कट करेगी वो कहाँ पे होना चाहिए, YZ प्लेन में ही होना चाहिए, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगी। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y1, z कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं z1। अब लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लाइन पास करती है 2 पॉइंट से 5, 1, 6, 3, 4, 1। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे हमें गिवन है लाइन के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके पहले लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। प्लेन की इक्वेशन हमें पता है, फिर लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम इवैल्यूएट करेंगे। अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक तो चाहिए उसका डायरेक्शन वेक्टर और एक चाहिए उसके ऊपर पॉइंट। अब पॉइंट तो यहाँ पे लाइन के ऊपर दो दिए हैं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये डिफाइन करेगा एक फिक्स्ड वेक्टर जो क्या होगा, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो इस वेक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, दैट इज डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन या डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। वो आएगा 5 - 3 i कैप, फिर आएगा 1 - 4 j कैप और आएगा 6 - 1 k कैप। ये आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। इसकी वैल्यू आएगी 2 i कैप - 3 j कैप प्लस 5 k कैप। तो डायरेक्शन हमें पता लग गई लाइन की। अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो हम कोई भी पॉइंट लेके यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेते हैं। तो लाइन पे मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूँ x y z, और यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ। इसको आप चाहे तो r वेक्टर भी लिख सकते हैं अगर आप वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को लिखना चाहें। मैं कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखूंगा यूजिंग वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, एक जनरल वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 3, 4, 1 को x y z से ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया जनरल वेक्टर ऑन द लाइन। फिर कंडीशन अप्लाई करूंगा कि ये जो वेक्टर है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन के क्या है, पैरेलल है। आप चाहिए तो 0.516 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। नोटिस करेंगे आप आंसर सेम ही आता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे ये वेक्टर डिफाइन करूंगा जनरल वेक्टर ऑन द लाइन। वो यहाँ पे क्या आएगा, x - 3 i कैप, y - 4 j कैप और आएगा z - 1 k कैप। ये आ जाएगा जनरल लाइन का वेक्टर। अब कंडीशन अप्लाई करें कि जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है और जो जनरल लाइन वेक्टर है वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ द अनदर वेक्टर। तो यही क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अगर मैं x i y j और z की j की जगह लिख दूंगा r वेक्टर, तो हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन।
और यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट किसी प्लेन के साथ कैसे निकाला जाता है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखना भी आपको बताता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं, दोनों वेक्टर्स को इक्वेट किया है तो आई कैप को आई कैप से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा x माइनस थ्री इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आएगी x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे j को j से इक्वेट करेंगे तो आएगा y माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू लैम्डा, फिर आएगा z माइनस वन अपॉन फाइव इक्वल टू लैम्डा। तो ये वाली जो इक्वेशन आ गई इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन को डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कैसे हम लिखते, यहाँ पे जो वेक्टर डिफाइन किया हमने जनरल वेक्टर, इसके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये क्या आएगा x माइनस थ्री का रेशियो ले लेंगे इसके जो डायरेक्शन रेशियो है उसके x के साथ, तो यहाँ पे क्या है वैल्यू 2, तो x माइनस थ्री बाई टू। सिमिलर तरीके से y माइनस फोर, इसका j क्या है माइनस थ्री, और z माइनस वन, इसका k क्या है 5। तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो 3 4 1 तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट ऑन द लाइन, और ये रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। इसी तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन को लिखा जाता है। आप चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या ले सकते हैं, 5 1 6। आगे आप सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं इसी को यूज करके आगे क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व। अब हमें दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इस प्लेन को इस पॉइंट पे कट कर रही है 0 y1 और z1। इसका मतलब क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन को, इस प्लेन की इक्वेशन नहीं सॉरी, इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा होगा जिसके लिए x 0 होगा, y की जगह मैं y1 लिख लेता हूँ, z की जगह मैं z1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब y1 z1 की वैल्यू निकालनी। तो नोटिस करिए यहाँ से ये जो इक्वेशन मिली उसमें ये पार्ट जो है कांस्टेंट है, तो इसको मैं इसके इक्वेट करके y1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आएगी 17/2। फिर यहाँ पे इस पार्ट को मैं इससे इक्वेट करके z1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, उसको इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आएगा -13/2। तो ये जो पॉइंट आ रहा है yz प्लेन पे, ये क्या आएगा 0, 17/2, -13/2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में ये प्लेन इस तरीके से नहीं दिया होता कि इस पे पॉइंट 0 y1 z1 है, प्लेन की इक्वेशन सपोज इसकी ऐसे दी होती ax प्लस by प्लस cz प्लस इक्वल टू डी, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन कुछ उस फॉर्म में दी हुई होती। तो हम कैसे करते सॉल्व, इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं होती x इक्वल टू 0। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन का यूज करते हैं। उसका तरीका क्या है देखिए, तो हम क्या करते हैं, जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है इससे x y और z की वैल्यू लिखते हैं जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से हम एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैसे लिख सकते हैं, इस पार्ट को इससे इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 लैम्डा प्लस 3। आप चाहिए तो x माइनस थ्री को 2 लैम्डा का इक्वेट करिए, वहां से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो भी पॉइंट ये आएगा 2 लैम्डा प्लस 3। y की वैल्यू यहाँ से इक्वेट करेंगे तो आएगी -3 लैम्डा प्लस 4, और z की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो आएगी 5 लैम्डा प्लस 1। तो ये आ गया जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा ये डिफरेंट पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन के ऊपर। तो अब हमें क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तो आसान है कि हमें दिया हुआ है जहां पे भी ये प्लेन है उसकी इक्वेशन में क्या नोटिस करिए x की वैल्यू क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 3 को क्या कर देंगे इक्वल टू 0 के बराबर। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो भी पॉइंट आया लाइन के ऊपर, हमें वो पॉइंट चाहिए जो प्लेन पे भी है जो लाइन पे है, तो अभी तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, जो भी जनरल पॉइंट आता है वो जो प्लेन की इक्वेशन होता है उसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। आप इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे 2 लैम्डा प्लस 3 -3 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 1। तो नोटिस करिए यहाँ पे सिर्फ x ही है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे अगर बड़ी प्लेन की इक्वेशन होती, सपोज ऐसे होती 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू लिखते, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू, फिर z की जगह ये पुट करते इक्वल टू जो भी था उसके इक्वेट करके फिर लैम्डा की वैल्यू निकालते। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, डायरेक्टली 0 के सब्सटीट्यूट करके। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और कोई जनरल प्लेन होता तब भी हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे, उस केस में तीनों वैल्यूज पुट करनी पड़ती। तो बेसिकली क्या होता है, उससे लैम्डा की वो वैल्यू मिलती, उसके लिए क्या होता, पॉइंट लाइन पे तो होता है लेकिन वो प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस लैम्डा की वैल्यू के लिए वो पॉइंट लाइन पे भी होता है और प्लेन पे भी होता है। फिर उस तरीके से हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करके फिर हम x y z की वैल्यूज निकाल लेते, वो आ जाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। वो तो गया जनरल मेथड। इस केस में क्या है, लैम्डा की वैल्यू -3/2 आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करके y z की वैल्यू निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट और जो z कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को ही करेगा डिफाइन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट फिर से क्या आएगा 0, -17/2, -13/2। तो इस डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आपके साथ मैंने जनरल मेथड भी डिस्कस कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन विद द प्लेन। Let us discuss question number 11. Find the coordinates of the point where the line through 5 1 6 and 3 4 1 crosses the zx plane. तो नोटिस करिए ये सेम ही पॉइंट्स हैं, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें चेंज किया है इस प्लेन को, यहाँ पे है zx प्लेन। तो सेम ही डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन नंबर 10। तो सेम डायग्राम बना लेता हूँ, वहां तक का कॉन्सेप्ट सेम है जो मैंने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जिसको कट कर रहा है वो क्या है, zx प्लेन है। तो zx प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जहां पे भी ये लाइन zx प्लेन को कट करेगी तो ये पॉइंट दिख रहा है हमें यहाँ पे, उसमें क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर ही होगा। x कोऑर्डिनेट x1 z1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इससे हम सेटिस्फाई करेंगे कि इसमें y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए एनी पॉइंट ऑन द लाइन जहां पे वो zx प्लेन को कट करेगा। तो इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 4/3। फिर लैम्डा की वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ 4/3 सब्सटीट्यूट करेंगे, x आएगा 17/3, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे 4/3 तो z आएगा यहाँ पे z आएगा 23/3, ये y नहीं यहाँ पे z है। तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया 17/3, 0 और 23/3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। और तरीका मैंने क्या बताया था, जो भी प्लेन की इक्वेशन है y इक्वल टू 0 उसमें जनरल पॉइंट सेटिस्फाई कर दीजिए। तो यहाँ पे -3 लैम्डा प्लस 4 पुट करेंगे क्योंकि बाकी सब पॉइंट तो 0 है यहाँ पे, तो उससे भी सेम चीज आएगी लैम्डा इक्वल टू 4/3, उससे भी सेम इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12.
Find the coordinates of the point where the line through 3, -4, -5 and 2, -3, 1 crosses the plane. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट की लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम किसी प्लेन के साथ कैसे निकालते हैं। सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी डिस्कस किए। तो यहाँ पे हम एक प्लेन बना लेते हैं और एक लाइन है जो उस प्लेन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे कट करती है। हमें इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है 2x + y + z = 7 और लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड हमें गिवन है दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर। तो वो दो पॉइंट्स हैं 3, -4, -5 और एक सेकंड पॉइंट है 2, -3, 1। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी बाय गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। जब भी लाइन के ऊपर दो गिवन पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, दिस वेक्टर। तो ये वेक्टर डिफाइन करेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन या डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आएगा 2 - 3 i कैप -3 -(-4 j कैप 1 -(-5 k कैप। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आएगा -1 i कैप +1 j कैप +6 k कैप। ये आ गया है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता कि हमें लाइन की जो इक्वेशन दी उसके बारे में दिया कि उसका डायरेक्शन रेशियो ये है और उस केस में क्या होता, इन दोनों में से एक पॉइंट लाइन पे दिया होता और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होती। या फिर अगर दो पॉइंट्स दिए हैं उसका बेसिकली मतलब क्या है, उससे हम उसका डायरेक्शन रेशियो डिफाइन कर सकते हैं लाइन का। अब लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं x, y, z। वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप r वेक्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरल वेक्टर बनाते हैं लाइन के ऊपर। जनरल वेक्टर कैसे बनाया जाता है, बाय यूजिंग वन ऑफ द गिवन पॉइंट्स एंड दिस जनरल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक केस तो ये ले सकते हैं कि 3, -4, -5 को मैं x, y, z से ज्वाइन करूँ और बनाऊँ ये वेक्टर। या मैं क्या कर सकता हूँ 2, -3, 1 को ज्वाइन करूँ x, y, z से और डिफाइन करूँ जनरल लाइन का वेक्टर। तो यहाँ पे दो तरीके से वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे तो पता लगेगा सेम ही आंसर आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करा दूंगा जो मैं आपको बोल रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम यहाँ पे वेक्टर डिफाइन करते हैं जनरल वेक्टर -3, -4, -5 और x, y, z को ज्वाइन करके। तो जनरल वेक्टर क्या होगा, x -3 i कैप y -(-4 j कैप और z -(5 k कैप। तो ये z +5 आ जाएगा, ये y +4 आ जाएगा, x -3 i कैप आ जाएगा। ये जनरल लाइन का वेक्टर आ गया। या फिर हम जनरल वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के 2, -3, 1 x, y, z। उसके लिए क्या आएगा x -2 i कैप y -(-3) हो जाएगा y +3 j कैप और आएगा z -1 k कैप। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। जो जनरल लाइन का वेक्टर है और जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है वो आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स की क्या कंडीशन होती है, जो जनरल लाइन का वेक्टर है इस वेक्टर को इसके पैरेलल है, इसका मतलब दिस वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। ये लिख सकते हैं -1 i कैप 1 j कैप और 6 k कैप। सिमिलर तरीके से यहाँ से भी हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप इसको आर वेक्टर की फॉर्म में लिखते तो आप एक्स आई वाई जे और जेड के को क्या लिख लेते, आर वेक्टर लिख लेते। रिमेनिंग पार्ट सेम रहता, -3 i कैप 4 j कैप और 5 k कैप। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी एक्स आई वाई जे जेड के को आप आर वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। इससे फिर हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इस वेक्टर को इससे इक्वल है तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे x -3/-1। फिर जे कैप को जे कैप से कंपेयर करेंगे, लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे y +4/+1। फिर के कैप को के कैप से कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे z +5/6। तो ये हमने यहाँ पे लिखी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमिलर तरीके से यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहेंगे इस वाले पॉइंट को यूज करके 2 -3 1 के लिए। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, x -2 = -λ, लैम्डा की वैल्यू आएगी x -2/-1। फिर यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं y +3/+1 या z -1/6। तो ये भी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। दोनों ही क्या है, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज़ समझने वाली जरूरी है। तो आप इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे भी लेके सॉल्व कर सकते हैं या लाइन की इक्वेशन को ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब इक्वेशन को डायरेक्ट लिखना होता है, इस तरह से आप लंबा प्रोसेस तो करेंगे नहीं एग्जाम में। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, x में से जो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका डिफरेंस लिखते हैं और y में से जो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका डिफरेंस और z में से जो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका डिफरेंस। ये तो आता है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आता है डायरेक्शन रेशियो का x, y और z की वैल्यू। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हमने वैल्यूज को लिखा है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, दोनों से ही सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा सेम ही आएगा। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस वाली इक्वेशन को लेकर। इसको मैंने डिफाइन किया था पॉइंट 3, -4 और -5 से, दैट इज बाय यूजिंग दिस वेक्टर। तो यहाँ पे अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैं लिखूंगा आपके साथ इस इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करके इस प्लेन के साथ। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इस प्लेन के साथ निकालिए। तो इसमें क्या है, सिर्फ दो पार्ट्स हो गए। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ी, अब इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन कैसे लिखा जाएगा, लैम्डा की फॉर्म्स में लिखेंगे। तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेट करके लैम्डा वाले पार्ट से, वो आएगी -λ+3। y का पार्ट इक्वेट करेंगे लैम्डा से तो y की जनरल वैल्यू आएगी यहाँ पे λ-4। z की यहाँ पे वैल्यू आएगी 6λ-5। अब ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर। तो ये पॉइंट P को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। वो वैल्यू ऑफ लैम्डा अभी तक हमें पता नहीं है, वही वैल्यू ऑफ लैम्डा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। फिर उस वैल्यू ऑफ लैम्डा को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो उससे पॉइंट पे मिल जाएगा। तो हमें वो वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है जिससे पॉइंट P क्या है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो है लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर भी होना चाहिए।
तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं एक्स में यहाँ ये वैल्यू पुट करूँ, वाई में ये और जेड में ये वैल्यू पुट करूँ तो ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। उसी से हम निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो ये वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन बनेगी इस तरीके से -2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 6 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 7। यहाँ से हम निकालेंगे लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा के टर्म्स को क्लब करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को क्लब करेंगे, इक्वेशन बनेगी 5 लैम्डा इक्वल टू 10। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 के बराबर। अब लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड द लाइन। तो ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करके। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, जेड की वैल्यू मिलेगी। तो वो डिफाइन करेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, वाई की वैल्यू आ जाएगी -2 और जेड की वैल्यू आ जाएगी 7। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का इस प्लेन के साथ। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए ये क्या है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ये है, और जो क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन है। अब मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज किया वो तो मैंने 3 -4 -5 से डिफाइन करके यूज किया। यहाँ पे मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता था इक्वेशन इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के। तो उस केस में अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता, क्या पता डिफरेंट आ जाता, क्योंकि यहाँ तो वैल्यूज ही अलग है 2 -3 1। लेकिन आप नोटिस करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ही आएगा। तो उस केस में इक्वेशन ये हो जाएगी x -2 y +3 z -1, ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा -1 1 और 6। अब यहाँ से पहले लिखेंगे जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो लैम्डा की टर्म्स को इक्वेट करेंगे x से, तो आएगा -λ +2। यहाँ से y आएगा λ -3। यहाँ से z आएगी वैल्यू 6 λ +1। अब फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये प्लेन पे भी लाई करेगा, उसके लिए पॉइंट p होगा। तो यहाँ पे पॉइंट p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे फॉर दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा जिसके लिए ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x y z की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, लैम्डा की टर्म्स को क्लब करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को क्लब करेंगे। आपका आंसर आएगा 5 λ इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर लैम्डा की वैल्यू 1 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वो पॉइंट मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो लैम्डा की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू आएगी -2 और z की वैल्यू आएगी 7। तो आप नोटिस करेंगे 1 -2 7 पॉइंट तो अभी भी सेम ही आ रहा है जो हमने पहले निकाला था। लेकिन इस केस में क्या है, लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज किया है। लाइन तो सेम ही है, लेकिन आप चाहें तो इसको लैम्डा की जगह म्यू भी लिख सकते हैं। तो फिर उस केस में क्या है, यहाँ पे म्यू आ जाएगा। तो ये म्यू इक्वल टू 1 है। ये मान के चलिए कि ये लैम्डा अलग है और जो पहले मैंने लिखा था वो लैम्डा अलग है। बेसिकली क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। आप जैसी इक्वेशन लेंगे उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा, लेकिन फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेम ही आएगा दोनों केसेस में। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। तो हमें क्या करना है, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके लिए हमें पॉइंट दिया हुआ है प्लेन के ऊपर -1 3 एंड 2। तो ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें पता है प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट ऑन द प्लेन और एक नॉर्मल वेक्टर। फिर हम उससे इसकी इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब नॉर्मल वेक्टर हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, जो प्लेन जिसकी इक्वेशन हमें करनी है फाइंड, वो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। तो जिस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, इसको बोल देते हैं प्लेन 1, और वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, इसको बोल देते हैं हम प्लेन 2। तो जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करें कि ये प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और उससे नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का कैसे करेंगे हम फाइंड। तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का कॉन्सेप्ट। देखिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। ये मैंने बना लिए हैं दो प्लेन्स, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है। अब इसके बीच का एंगल क्या होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। प्लेन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक शीट ऑफ पेपर है, ये भी क्या है, एक शीट ऑफ पेपर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों प्लेन्स के लिए उनके नॉर्मल वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ। तो इसका हो गया नॉर्मल वेक्टर 1 और इसका हो गया ये नॉर्मल वेक्टर 2। तो ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंगल जब भी निकालना होगा वेक्टर्स की टर्म्स में ही निकालना होगा, और प्लेन के लिए वो वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके नॉर्मल वेक्टर्स। अब यहाँ नोटिस करिए, ये है एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो यहाँ पे टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा, 90 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे इस ऑरेंज वाले प्लेन के लिए, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। तो हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि जो प्लेन्स के बीच का एंगल है वो सेम एंगल है नॉर्मल वेक्टर ऑफ टू प्लेन्स के बीच का एंगल। तो प्लेन के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। इस तरीके से हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स को डिफाइन करते हैं। तो जब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, अगर इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मान लेता हूँ एन वेक्टर, तो जो एन वेक्टर होगा वो प्लेन 1 के नॉर्मल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन्स के बीच का एंगल इज सेम एज नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। तो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर अगर इसका बोल देता हूँ मैं नॉर्मल वेक्टर, उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं हम, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 और 3। तो प्लेन 1 का नॉर्मल वेक्टर होगा आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, उसमें ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन होते हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इसके नॉर्मल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 3 3 3, दैट इज 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप। अब ये कंडीशन यूज करके हम निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर, कि नॉर्मल वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो हम कैसे निकालते हैं, बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स होगा।
सेम कॉन्सेप्ट मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे वैल्यूएट करेंगे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसको n1 वेक्टर, इसको n2 वेक्टर बोल देते हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटरमिनेंट यहाँ पे बनाएंगे n1 क्रॉस n2। वो क्या होगा, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। फिर पहला वाला जो वेक्टर है उसके आई जे के की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। फिर सेकंड वाले वेक्टर की आई जे के की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे 3 3 1। और इस डिटरमिनेंट को करेंगे हम इवैल्यूएट। डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हम एक्सपेंड करेंगे अबाउट द फर्स्ट रो। तो यहाँ पे पहली वैल्यू आएगी एलिमेंट आई कैप से, वो आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 - 9 सॉरी 6 नहीं 2 - 9 आई कैप। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी जे कैप से, वो आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो आएगा 1 - 9, इसके आगे आएगा नेगेटिव साइन। फिर थर्ड वैल्यू आएगी के कैप से, उसमें यहाँ पे आएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 - 6। तो इसको आप इवैल्यूएट करेंगे तो n1 क्रॉस n2 यहाँ पे आएगा -7 आई कैप प्लस 8 जे के कैप माइनस 3 के कैप। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर आ गया ये क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर हमारा इस प्लेन का डिफाइन हो गया जिसकी हमें इक्वेशन करनी है फाइंड। अब हमें पॉइंट पता है प्लेन के ऊपर, नॉर्मल वेक्टर पता है, तो उसकी इक्वेशन निकालना बहुत आसान है कि हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन करनी है फाइंड। इस पर पॉइंट दिया हुआ है -1 3 2। इसका नॉर्मल वेक्टर भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं डिफाइन करने के। पहला मैं डिफाइन करता हूँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इक्वेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन होता है उसको लिख लेते हैं वेक्टर ए। एक पॉइंट जनरल पॉइंट डिफाइन करते हैं, उसको लिखते हैं वेक्टर आर ऑन द प्लेन। फिर हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाते हैं। तो ये बना लिया हमने पी क्यू वेक्टर। कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी r - a इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, दैट इज r - a डॉट n इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है वेक्टर फॉर्म में r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। तो यहाँ पे अब वैल्यूज हमें करनी है सब्सटीट्यूट। n वेक्टर की वैल्यू पता है, यहाँ पे हमें पॉइंट भी पता है, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। राइट हैंड साइड को अब हमें करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे आई का आई से मल्टीप्लिकेशन आएगा, जे का जे से, के का के से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ ये तीन ही टर्म्स आएंगे, बाकी टर्म्स की वैल्यू 0 आएगी। तो ये वैल्यू आएगी 7 + 24 - 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 के बराबर। तो हमारी इक्वेशन आ गई है r डॉट n इक्वल टू 25। एन वेक्टर यहाँ पे हमें पता है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी होती तो हम क्या करते हैं, आर वेक्टर की जगह सब्सटीट्यूट कर देते एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, क्योंकि इसी तरह से जनरल पॉइंट इन प्लेन में लिया जाता है 3D ज्योमेट्री में। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, -7x + 8y - 3z और वैल्यू आएगी 25 के बराबर। तो ये होगी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखने के लिए हमें नॉर्मल वेक्टर जो होते हैं वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे ax by cz जो लिखते हैं हम, तो यहाँ पे -7x 8y - 3z जैसे मैंने यहाँ से लिखा था इक्वल टू डी। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो वेक्टर फॉर्म है उसको यूज नहीं किया, बिना उसके कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखूंगा। तो क्या करूंगा, नॉर्मल वेक्टर के आगे यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख लूंगा इक्वल टू डी लिख लूंगा। डी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के, क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ है प्लेन पे लाई करता है। तो एक्स की जगह -1 और वाई की जगह 3 और जेड की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ये मैंने नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, डी की वैल्यू आएगी आपको सॉल्व करने के बाद में 25 आएगी। तो उससे भी सेम आंसर आएगा -7x + 8y - 3z इक्वल टू 25। इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कर सकते हैं फाइन। Let us discuss question number 14. If the points 1, 1, p and -3, 0, 1 be equidistant from the plane, then we have to find the value of p. सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेन 2015 में इन द ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक को मैं बोल देता हूँ पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस जो इस प्लेन से वो क्या है, सेम है, दैट इज इक्विडिस्टेंट। तो उसके लिए हमें कंडीशन अप्लाई करके p की वैल्यू यहाँ पे करनी है फाइंड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंडीशन फाइंड करने के लिए या कंडीशन अप्लाई करने के लिए वो जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो आसान है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आर वेक्टर को पुट कर देंगे एक्स आई वाई जे जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ +13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, देखिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3x, या आएगी 4y, या आएगी 12z विद नेगेटिव साइन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में 3x + 4y - 12z + 13 इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे लिख ली। अब जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, वो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ही मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, इसीलिए मैंने वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखिए इक्विडिस्टेंट या फिर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए प्लेन हम कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर प्लेन से डिफाइन किया गया है तो उसमें क्वेश्चन का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये होता है। तो यहाँ पे सपोज मैं प्लेन मान लेता हूँ ax + by + cz + d इक्वल टू 0 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1 y1 z1, और मुझे क्या करना है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से करना है फाइंड। तो बेसिकली मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, कहीं ना कहीं जाके तो प्लेन को मीट करेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इवैल्यूएट करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इस डिस्टेंस को लिख लेता हूँ d, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d को निकाला जाता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, पॉइंट को हम सेटिस्फाई कराते हैं प्लेन की इक्वेशन। तो जहाँ x y z है वहाँ पे हम ये पॉइंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, x1 y1 z1। वो पार्ट आता है डिस्टेंस जो फॉर्मूला है उसके न्यूमरेटर का पार्ट। तो न्यूमरेटर में प्लेन की इक्वेशन को ही वापस लिखना है, सिर्फ उसमें वो पॉइंट्स की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम। तो डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट में a² + b² + c², ये आएगा डिनोमिनेटर में। अगर आपको ध्यान होगा तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन का भी सिमिलर टाइप का ही फॉर्मूला होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, z का पार्ट नहीं होता है और यहाँ c का पार्ट नहीं होता है।
उसमें भी क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं, न्यूमरेटर का पार्ट आता है, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आता है, तो इतना ही पार्ट आता है, ये सी वाला पार्ट वहाँ पे नहीं आता है। तो सेम ही टाइप का फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन इन 3D ज्योमेट्री, इसमें सिर्फ सी का पार्ट आता है। तो अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो पहले प्लेन से इस प्लेन से डिस्टेंस जो पॉइंट 1 का है वो इससे क्या है डिस्टेंस बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस प्लेन का पहले डिस्टेंस लिखूंगा। तो यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यूज अब क्या हो जाएंगी, 1 1 और p इस प्लेन की इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ से आएगा इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो आएगा ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 12p प्लस 13। तो ये आएगा न्यूमरेटर का पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नेगेटिव साइन से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 का डिस्टेंस लिखेंगे इस प्लेन से। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे प्लेन की इक्वेशन में, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, न्यूमरेटर में ये पार्ट आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा फिर से सेम अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन अप्लाई करनी थी। अब आगे तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। तो नोटिस करेंगे डिनोमिनेटर का पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13, यहाँ आएगा माइनस 9 माइनस 12 प्लस 13, तो आएगा 20 माइनस 12p, यह आएगा 8। मॉड्यूलस है तो हमें 2 साइंस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो हम कैलकुलेशन करेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो इसको हम लिखेंगे 20 माइनस 12p इक्वल टू प्लस 8। इससे हम निकालेंगे p की वैल्यू, ये आएगी 8 यहाँ जाएगा तो 12 इक्वल टू 12p आएगा, p की वैल्यू आएगी 1। फिर एक बार लेंगे हम नेगेटिव साइन, उससे निकालेंगे p की वैल्यू, तो 20 माइनस 12p को लिखेंगे माइनस 8, यहाँ से p की वैल्यू वैल्यूएट करेंगे तो आएगी 7/3। हमें क्वेश्चन में p की वैल्यू को ही करना था इवैल्यूएट। तो हमारे इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ गए, एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई 7/3। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स। तो यहाँ पे हमें 2 प्लेन्स गिवन है, इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें करनी है फाइंड। कंडीशन गिवन है, जो प्लेन है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है दैट प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच पासिस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 प्लेन्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। अब हम यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इसको डिफाइन करेंगे जहाँ पे ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगी, ये है हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। अब इस लाइन से पास होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन हमें करनी है फाइंड। उस प्लेन को हम इस तरीके से बना लेते हैं, सपोज दिस इज द प्लेन P3। इस प्लेन में क्या है, ये लाइन जो है इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स लाई करती है, तो इसकी इक्वेशन हमें करनी है फाइंड। अब इसकी इक्वेशन को फैमिली ऑफ द प्लेन्स में कैसे लिखा जाता है, प्लेन P3 की इक्वेशन को लिखा जाता है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। ये होती है प्लेन P3 की इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। प्लेन P1 की इक्वेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ये, तो जब इक्वेशन लिखेंगे प्लेन P1 की तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0, इस कांस्टेंट को इस तरफ लेके आएंगे। तो ये जो है ये P1 है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 दैट इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेन P2 की इक्वेशन। तो ध्यान ये रखना है कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में इस +4 को लेके रखना है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ +4 इधर ही था, अगर इधर इक्वल टू -4 होता तो इसको इधर लेके आते। इस तरह से हम प्लेन P2 की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे P1 और P2 इनकी इक्वेशंस को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड करके सब्सटीट्यूट किया जाता है जब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स हम निकालते हैं। तो प्लेन P3 की इक्वेशन है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इंक्लूडिंग द कांस्टेंट, और यहाँ पे भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कांस्टेंट होना चाहिए, उसको इंक्लूड करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो प्लेन P3 की हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी। वो इक्वेशन आ जाएगी इसके बराबर। अब यहाँ पे क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन को, इस प्लेन की इक्वेशन पे कंडीशन गिवन है कि ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब इसके लिए हम पहले क्या डिफाइन करेंगे, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर करेंगे डिफाइन, तभी हम यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे कि ये जो प्लेन है एक लाइन के पैरेलल है। वो लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करने के लिए किसी भी प्लेन का, उसके लिए आर डॉट जो समथिंग होता है, ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन होता है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर की टर्म्स है उनको क्लब करना पड़ेगा और कांस्टेंट की टर्म्स को क्लब करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, आर डॉट ये आ जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा और ये आ जाएगा 4 लैम्डा। अब नोटिस कर सकते हैं ये तो हो गया कांस्टेंट का पार्ट, इसको पहले मैंने हाइड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर की टर्म्स को पहले क्लब कर लेता हूँ। तो इन दोनों में से क्या आएगा, आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा डॉट विद आई प्लस जे प्लस के, फिर आएगा 2 लैम्डा आई कैप 3 लैम्डा जे कैप और माइनस लैम्डा के कैप। अब इसके बाद में हम लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म्स को, वो यहाँ पे क्या है 4 लैम्डा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, आई जे के की टर्म्स को क्लब करेंगे। तो आई कैप की आई कैप के साथ क्लब होगी, जे कैप की जे कैप के साथ क्लब होगी, के कैप की के कैप के साथ क्लब होगी। तो यह आएगा आर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप और 1 माइनस लैम्डा के कैप। ये आ गया इतना पार्ट, इक्वल टू इसको मैं राइट साइड में ले गया 1 माइनस 4 लैम्डा। तो अब ये इक्वेशन बन गई है प्लेन P3 की, आर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट। नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे हमें पता लग गया, हमने कर लिया डिफाइन। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो प्लेन P3 है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्लेन P3 का एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। दिस इज सपोज प्लेन P3। अब इसकी नॉर्मल वेक्टर हमें पता है तो यहाँ पे इसका नॉर्मल वेक्टर बना लेता हूँ।
अब मैं एक लाइन बनाता हूं जो इस प्लेन के पैरेलल है। अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल होती है, इसका मतलब इस वाले प्लेन में अगर मैं कोई भी लाइन लूंगा वो लाइन भी क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल ही होगी। अब यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो तो किसी भी लाइन या किसी भी वेक्टर के प्लेन में अगर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो क्या होगा, अगर ये लाइन का वेक्टर एल वेक्टर लिख देता हूं तो नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो प्लेन्स और लाइंस के बीच में एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो प्लेन और लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, और उसके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन और लाइन के बीच में कितना एंगल होगा, 90 माइनस 0 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि नॉर्मल वेक्टर और एल वेक्टर ये क्या है, इनके बीच में 90 डिग्री है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लाइन एल है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका वेक्टर हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं आई कैप के बराबर। तो यहाँ पे एल वेक्टर है आई कैप और नॉर्मल वेक्टर हमें पता ही है, तो हमें इनका लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा नॉर्मल वेक्टर का, तो उसमें सिर्फ आई कैप की टर्म ही मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बाकी के साथ आई डॉट जे और आई डॉट के वो तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे आएगा सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन 1 + 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसके बराबर 1 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। एन डॉट आई में इतनी वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -½ तो लैम्डा की वैल्यू -½ के लिए ये जो प्लेन P3 आया ये रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसा प्लेन जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन से पास करता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे अब इक्वेशन निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे -½ तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0 आई कैप 1 - 3/2 जे कैप 1 + 1/2 के कैप इक्वल टू आएगा यहाँ पे 1 + 2। तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी r डॉट जे कैप -3 के कैप इक्वल टू 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।